हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी एपीओ प्री एग्जाम 2011 का सॉल्व पेपर, जिसमें जीके और लॉ दोनों का पार्ट है। दोनों को ही सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें हम जो बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए इनसे रिलेटेड सेक्शंस को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। चूंकि यूपी एपीओ में नए वाले कानून आएंगे तो इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व कराया गया है। और इससे पहले हम 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2019 और 2015 इनका पेपर जो है हम सॉल्व करा चुके हैं। तो अब है 2011 का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वाला पेपर। तो क्वेश्चन पहले जीके के हैं, जो 50 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में बाबू शिवेर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से किसको विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय है? तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है वो 1856 का है। उसके बाद में जो दक्कन सभा है, इसका संस्थापक कौन है? तो दक्कन सभा का जो है एमजी रानाडे। इन्होंने दक्कन सभा की स्थापना 1896 में की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। और जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वो इसमें 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक शोषण यानी निकासी की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो आर्थिक शोषण से संबंधित जो है वो दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो ये दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो मैकाले। उसके बाद में नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो मोतीलाल नेहरू ने, और एक और इनके साथ में थे सीआर दास यानी चित्तरंजन दास थे। और इसी को जो है वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बोला जाता है, और इसकी स्थापना 1923 में की थी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये जो है आपका धर्मपाल, पाल वंश का शासक धर्मपाल था। और विक्रमशिला कहाँ पे है? ये बिहार के भागलपुर में, और धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैन सभा, जिसमें 5वीं 6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, वो कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये जो जैन सभा थी, ये दूसरी वाली जो थी, सेकंड जैन संगीति जिनको बोला जाता है, वो थी। सेकंड वाली में जो जैन ग्रंथ थे उनका सार संकलन किया गया था, और ये वल्लभी में हुई थी। ये 6वीं शताब्दी के आसपास जो है हुई थी। तो 512 एडी के आसपास ये हुई थी। उसके बाद में कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे सर्वप्रथम। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये देश और उनकी राजधानियों का मैच पूछा है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ब्राजील की ब्राजीलिया, और कांगो की ब्राज़ाविले। तो ये आपका जो है वो 3, 4, 1, 2 आपका मैच हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश जो है वो थल अवरुद्ध नहीं है? थल अवरुद्ध बोला जाता है जो लैंड लॉक्ड होता है, लैंड लॉक्ड होता है, यानी जिसके आसपास चारों ओर जो है वो क्षेत्रीय भूमि होती है, वो जल वाला पार्ट जो है वो नहीं होता, किसी महासागर या सागर का कोई भी उसके किनारे जो है पार्ट नहीं होता, चारों ओर जो किसी न किसी देश से घिरा रहता है। ये है आपका जॉर्जिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2011 का, और विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कहां पे स्थित है? तो वो नॉर्वे में 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश बाल्कन वर्ग के अंतर्गत में नहीं आता है? तो जो बाल्कन कंट्री होती हैं, बाल्कन प्रायद्वीप होता है, तो बाल्कन प्रायद्वीप के भीतर जो स्थित जो कंट्री हैं
उनमें हंगरी जो वो नहीं आता है, क्योंकि हंगरी जो वो मध्य यूरोप में पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रों का कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। ये इंटरनेशनल करंट जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम जो है वो पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे अधिक इस्पात उत्पादक, स्टील, इस्पात कहते हैं स्टील को, जिसमें सबसे अधिक स्टील उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका चीन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो डेल्टा, इसमें गलत लिखा डाल्टे, डेल्टा जो है वो नहीं बनाती है। तो वो एक ही नदी है, इधर नर्मदा और ताप्ती जो है वो दो नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, वो इधर की तरफ बहती हैं और बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और ये नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती तो ये क्या बनाती है, मोहाना, और मोहाना को क्या बोलते हैं, एस्चुरी, एस्चुरी। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का 79th जो अमेंडमेंट है वो किसके बारे में है। तो 79th जो अमेंडमेंट है आपका वो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में है। और 79th जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ था आपका, 1999 में। और जो लोकसभा में एससी का जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, वो आर्टिकल 330 है। और राज्य विधानसभाओं में जो एससी एसटी के लिए आरक्षण है वो 332 है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 20th क्वेश्चन जो है, किसे राज्यपाल जो अपॉइंट नहीं करता है। तो राज्यपाल हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट नहीं करता, उनकी अपॉइंटमेंट जो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का 91st जो अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है। तो वो जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की जो संख्या है वो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्य विधानसभा हो, दोनों में 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये इसमें कहा गया था और ये कब हुआ था, 2003 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो वह केंद्र और राज्य के मध्य कर के टैक्स के वितरण के बारे में सिफारिश करना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसमें जो है वो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो और भाग लेते हैं। तो आपका इसके हिसाब से आंसर हो गया 1 और 2। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के बाद पूछ रहा है, तो वो 22 हो गई, क्योंकि जो 92 तो ये जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा 92वां जो संशोधन है वो भी 2003 में हुआ था, जैसे 91 2003 में हुआ था। और 92 के द्वारा 4 भाषाएं जो इसमें जोड़ी गई थी, एक थी मैथिली, एक बोडो, एक डोगरी और एक आपकी संथाली। ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा सचिवालय किसके डायरेक्ट सुपरविजन के अंतर्गत में आता है। तो वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके अंतर्गत में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, माल के आयात और निर्यात पर टैक्स को क्या कहते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम बोलते हैं और ये सीमा शुल्क कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 27 वो करंट अफेयर का है, क्योंकि भारत के शतरंज के 30वां ग्रैंड मास्टर, चूंकि अब जो है लेटेस्ट जो वो 86th जो ग्रैंड मास्टर है वो हो चुके हैं। और जो 86 है वो आपका तमिलनाडु के श्री हरि एल आर, तो श्री हरि एल आर हैं तमिलनाडु के 86वें ग्रैंड मास्टर, जो प्रेजेंट में 2025 में मई 2025 में ये हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वो, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2013 के हिसाब से। और चूंकि अब 2023 का, इससे पहले राजीव गांधी
जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है वो 2023 में दिया गया था, उसके बाद से अभी तक दिया नहीं गया है। और 2023 में जो ये वनस्थली विद्यापीठ इनको दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो है 2025 में आपका नंबर है ये 58वां 58 नंबर है, और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं उनको दिया गया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मैचिंग से रिलेटेड है, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कौन सी भाषा में किसको दिया गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 31 क्वेश्चन, एलिस मुनरो जो 2013 की साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की विजेता है, तो ये 2013 का नोबेल पुरस्कार है, तो ये भी आपका जो करंट अफेयर का हो गया। और 2024 के लिए जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य के लिए वो दिया गया था हान कांग जो हैं ये कोरियाई लेखक हैं, इनको 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में गठित वित्त आयोग, तो उस टाइम पे जो वित्त आयोग था ये आपका 14वां वित्त आयोग था 2013 के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा हुआ है 16वां। और 16वें के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ये 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन पूछा है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब कौन सा चल रहा है, अब 108वां इससे पहले हुआ है लास्ट 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में, तो अब ये करंट अफेयर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ये भी करंट अफेयर का योजना से संबंधित है, उस टाइम की जो योजना थी। उसके बाद बहुचर्चित मलाला, ये भी करंट अफेयर का हो गया उस टाइम का, ये भी 2014 को किस वर्ष घोषित किया यूएन ने, ये भी करंट का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वो कौन है, तो वो लाइकोपिन के कारण जो है वो टमाटर में लाल रंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विटामिन सी निम्न में से किसके अवशोषण एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, तो वो आयरन के। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कैट का पूर्ण रूप क्या है, जो है फुल फॉर्म पूछी है कैट की, तो वो हो गई आपकी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल जो है वो कंपाउंड होता है, तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो होता है, यानी CaOCl2। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस, वह प्रक्रिया है जिसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है मैक्सिमम, तो वो ठोस में होती है, इसका क्रम ठोस द्रव गैस ऐसे घटता हुआ क्रम है। निम्न में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जेनेटिक है, तो इसमें जो जेनेटिक है वो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो जेनेटिक है आपका, क्योंकि जो बेरी जो है वो B1 विटामिन की उससे कम होता है। और कैंसर के कई कारण होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार कैंसर अलग अलग कारण से होते हैं। और फाइलेरिया जो है वो पैरासिटिक बीमारी है, पैरासिटिक है, ये इन्फेक्शन मच्छरों के द्वारा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो जो दिष्ट धारा बोलती है उसको बोलते हैं DC, और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको बोलते हैं AC। तो AC को DC में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो वो रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा जो हड़प्पीय पुरास्थल है उसका उत्खनन किसने किया, तो ये JP जोशी, सर्वप्रथम JP जोशी ने किया था ये 1968 में 68-69 के दौरान। फिर RS बिष्ट जो थे उन्होंने इनको महत्व ज्यादा दिया जाता है। फिर उसके बाद 1989 से लेकर 1991-92 तक इन्होंने जो है यहाँ पे उत्खनन से संबंधित कार्य किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख
कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो वो 13वां शिलालेख जो वो वर्णन करता है। उसके बाद 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल वो निरंजना नदी पर स्थित था? बौद्ध स्थल है ये, और ये बोध गया है निरंजना नदी पर, और निरंजना नदी को जो है वो फाल्गु नदी भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनके लेखक जो है वो कौन हैं? तो के.एम. पडिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हड़प्पा के स्थल हैं और इनकी स्थिति जो वो किस राज्य में स्थित है ये पूछा है। तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दामाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। तो 3, 4, 1, 2 ये आंसर हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन है जीके का, राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इनके अध्यक्ष बने थे 1925 में, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो वो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहां से 51 से लॉ के क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस प्रोविजन के अधीन एक न्यायालय अपने समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित जो वो कर सकता है? तो ये सेक्शन 259 है। अब बीएनएसएस में जो है ये सेक्शन 282 है, और 259 आपकी 282 है, तो 258 281 हो जाएगी, और 260 आपकी 283 यानी 283 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है, तो ये कथन सही है। कारण क्या कह रहा है कि घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने आप में कारण सही है कि घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन समन मामलों में विचारण में सत्य है? तो ये इनमें से कौन सा सत्य है आपका? तो आरोप विरचित करना, समन मामलों में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषित कर सकता है, सही है। परिवाद वापस लेने पर न्यायालय अभियुक्त को छोड़ देगा, तो ये समन मामलों में नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, न्यायालय समन मामलों को वारंट मामलों में बदल सकता है, तो ये सही है। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से सीआरपीसी की कौन सी धारा अभियुक्त को विधिक सहायता दी जाती है? तो विधिक सहायता आपकी 304 सीआरपीसी, और 302 जो सीआरपीसी है वो आपकी 339 है। तो 339 302 है, तो 303 340 हो जाएगी, 303 340 हो जाएगी, और 304 आपकी कौन सी हो जाएगी? 341, और यहाँ पे 306 आपकी कितनी हो जाएगी? 343, और 308 आपकी 345। तो इस तरह से ये सेक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस कस्टडी में निरोध डिटेंस कितने अवधि तक के लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी जो है वो अधिकतम 90 दिनों के लिए कर सकता है। इसमें से जो पुलिस कस्टडी होती है, यहाँ पे जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस कस्टडी में भेज रहा है, लेकिन ये कहलाती है न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन के लिए ही होती है मैक्सिमम। एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा पनिशमेंट दिया जा सकता है समरी ट्रायल में? समरी ट्रायल में जो पनिशमेंट होता है वो 3 माह से अधिक नहीं होता है। अच्छा, यहाँ जो सेक्शन थी ये 167 है, जिसमें ये कहा जाता है 167 आपका बीएनएसएस का 187 है, और यहाँ जो समरी ट्रायल है आपका ये होगा 3 माह से अधिक नहीं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 57, सीआरपीसी की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल मंजूर करने की पावर किसे है? तो एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन भी दे सकती है और हाई कोर्ट भी। और एंटिसिपेटरी बेल ये जो 438 है ये बीएनएसएस में अब 482 में एंटिसिपेटरी बेल होती है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है?
सीआरपीसी की धारा 95, सीआरपीसी की धारा 95 जो कि बीएनएसएस में वो कौन सी है, 98 है। तो सीआरपीसी की धारा 95 के अधीन संप्रण यानी फोरफीचर की घोषणा जो है निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है, तो वो आपका हाई कोर्ट जो है करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एफआईआर का आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसमें से यह पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना सही है, सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, सही है, सूचना घटना के बाद दी जाने वाली सबसे पहली सूचना है, सही है, इसलिए ये एफआईआर कहा जाता है, और लास्ट जो वो गलत है कि सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 29 और 29 का मतलब हो गया 23 बीएनएसएस, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक दंड देने का अधिकार है? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को तो 1 साल, फर्स्ट क्लास को 3 साल। हाई सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए? तो ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन डीजेएसए वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसका केस है। उसके बाद नेक्स्ट केस है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, निम्न में से कौन ठीक से सही मैच नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो है वो एक से अधिक अपराधों के लिए जो विचारण है, देखो संज्ञेय मामलों में इत्तला 154 में होती है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 में है, आरोप की अंतर्वस्तु आपका 211 में है, लेकिन एक से अधिक अपराधों के लिए जो विचारण किया जाता है वो आपका 218 में नहीं है, 219, 20 ये आपके जो है एक्सेप्शन जो है वहां पे हैं, 219, 20, 21, 23 उनमें है। 218 इसका जो है वो प्रोहिबिट करती है इस बात को कि एक से अधिक अपराधों के लिए एक साथ विचारण नहीं होगा, अलग अलग आरोप अलग अलग विचारण होंगे। सीआरपीसी में समनीय और असमनीय अपराध का जो वर्गीकरण है, जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उनका क्लासिफिकेशन आपका सेक्शन 320 सीआरपीसी में है। अब सेक्शन 320 जो है वो बीएनएसएस में कौन सा है, तो बीएनएस में ये 359 है और 321 आपका 360, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। तो जमानती अपराध की परिभाषा जो है वो कहती है कि सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो जमानती अपराध के रूप में जो दिखाया गया है वो जमानती अपराध है। और ये जो डेफिनेशन है जमानती अपराध की, ये 2A में थी सीआरपीसी में, लेकिन बीएनएसएस में आपका 2C में है। उसके बाद में जो 425 सेक्शन है इसमें, ये आपकी 465 है और 426 आपकी 466 मतलब अगली वाली सेक्शन, तो इस तरह से हो गई। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अपराध आपका 2 ये N है इसमें है, जबकि बीएनएसएस में आपका 2Q में है। नेक्स्ट है, कोई न्यायालय सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण की किसी भी स्टेज में जिसकी एग्जामिनेशन हो चुकी है उसको बुला सकता है और उसका री एग्जाम कर सकता है? कौन? कोई भी न्यायालय। तो ये आपका सेक्शन 311 सीआरपीसी, लेकिन बीएनएसएस में 348, 348, 311, 313 हो जाएगा आपका 351 और 315 हो जाएगा आपका 353 यानी 353 और 323 हो जाएगा आपका 362। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी, तो इसमें जो गलत है वो आपका कि ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया वो मृत्यु कारित कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट है आपका सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी और करप्शन एक्ट 1988 के अधीन जो सरकारी सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में कन्फेशन देने को, संस्वीकृति देने को कहा है? तो ये आपका 4 माह। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित, ये हमने धारा पहले ही पढ़ी थी अभी। तो अग्रिम जमानत से संबंधित इसमें केस पूछ रहा है, तो जोगेंद्र उर्फ जिद्दी बनाम हरियाणा राज्य,
तो 438 थी ये आपकी, चूंकि 482 हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा केस सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। और 144 आपकी प्रेजेंट में बीएनएसएस में कौन सी है? 163। नेक्स्ट है आपका, किस वाद में यह कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि के अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। तो ये आपका जो केस है वो सुदीप चौधरी का केस है, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। तो ये जो 125 सेक्शन है आपकी सीआरपीसी मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो प्रेजेंट में 144 है आपके बीएनएसएस। नेक्स्ट है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। तो कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। और ये आपका 84 सीआरपीसी में कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां, और इसमें बीएनएसएस में वो 87। नेक्स्ट है आपका 73, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, अजमानती अपराध के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में करेगा। तो ये आपका गुरुचरण बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है? तो ये आपका सेक्शन हो गया 54। नेक्स्ट है आपका, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार यथासंभव आईपीसी की धारा 376 और 376 ए से डी तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? तो ये 26 ए जो है आपका वो सेक्शन है। तो 26 ए सीआरपीसी का है, तो बीएनएसएस का आपका 21 हो गया, और 26 बी 21 बी हो गया, और 55 ए जो है आपका 56 हो गया। तो 56 55 ए हो गया, और 55 जो है आपका वो 55 ही हो गया, और 55 ए कितना हो गया? 56 हो गया, और यहाँ पे 54 कितना हो गया? 54 आपका जो है वो इधर 54 हो गया। ऐसे ही 53 ए जो है यहाँ पे, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको भी, यहाँ पे इन सेक्शन को, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, किस सेक्शन के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला असॉल्ट जो है वो, तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये आपका जो हमला है वो 354 नंबर 354 सेक्शन 373 आपका है प्रेजेंट में बीएनएस में 99, और 509 509 है आपका 79, 511 है आपकी 62 सेक्शन बीएनएस, और 354 जो प्रेजेंट में है वो 74 बीएनएस। तो ये बीएनएस का क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट है, ए एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादक होते हुए भी उस विधि की जो चीज या वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार, इच्छा पत्र मतलब वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो वो कहां पे है आपका? 405 बीएनएस, जो कि प्रेजेंट में 316 क्लॉज 1। चोरी आपका 378 में था आईपीसी में, तो अब 303 क्लॉज 1। 403 में आपका आपराधिक दुर्विनियोग है, तो प्रेजेंट में 314 है, और छल आपका 415 में था, तो 318 क्लॉज 1। तो इस तरह से ये हो गए बीएनएस के सेक्शन साथ में। नेक्स्ट है आपका कि दांडिक विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का निश्चय करने में इररिलेवेंट है, तो वह कौन सा है? वो एबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट है आपका
बी के कब्जे की संपत्ति पर ए चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है जिसे उसने बी द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बी को उपहति करने के लिए अपने पास रखा था। ए द्वारा किया गया अपराध किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये 382 हो गया, यानी चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति कारित करने की तैयारी के साथ में जो चोरी की जाती है वो 382 में हो गया। 382 आपका BNS 307, 390 आपका 309 क्लॉज 1, 379 आपका 303 चोरी वाला जो है वो 303 क्लॉज 2 और 381 आपका 306। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि IT एक्ट 2000 के द्वारा BNS IPC की किस धारा में संशोधन हुए हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित इसमें संशोधन है, तो वो दोनों में है, यानी 463 में, 466 और 477A में है। तो इस तरह से हमने ये देखा। 463 आपकी जो सेक्शन है वो 336 क्लॉज 1 है और जो 466 है आपकी वो 337 है और 477A जो है आपकी वो 344 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक पुलिस अधिकारी बी को यह संस्वीकृति कन्फेस करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातनाएं देता है, टॉर्चर करता है उसको। IPC की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है? तो वो सेक्शन है 330। तो 330 सेक्शन जो है IPC का वो प्रेजेंट में कौन सा है? BNS में वो 120 और 300 जो 25 है वो है आपका 117 क्लॉज 2 और 326 हो जाएगा आपका 118 और 328 हो जाएगा आपका 123। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ए ने एक रिवॉल्वर उठाई और बै को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी और बै को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ए ने कौन सा अपराध किया? तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। अगर वो भरी रहती, मतलब होता है कि अगर वो चल जाती और तब व्यक्ति मारा जाता तो परिणाम उसका हत्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उसमें बंदूक में गोली जो थी नहीं, तो हत्या परिणाम नहीं होता। तो हत्या के प्रयत्न और हत्या में यही अंतर होता है कि अगर वो कार्य पूरा हो जाता तो उससे अपराध कारित हो जाता। तो अगर वो गोली भरी हुई रहती और तब नहीं चलती तब हत्या का प्रयत्न होता। तो इस तरह से इसमें ए ने कोई अपराध नहीं किया। जैसे चीनी जो है आर्सेनिक समझ के खिला दिया जाता है तो वो कोई अपराध नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये जस्टिस सरफुद्दीन के द्वारा कहा गया। एक्चुअली ये मेलविन जो है उनके द्वारा आर बनाम गोविंदा के मामले में भी कहा गया है और जस्टिस सरफुद्दीन के द्वारा भी ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यह जानते हुए कि उसके पति बै ने हत्या की है, बै को यानी बै मतलब बी मान लो, तो बै को वैध दंड से बचाने के लिए जानते हुए उसे छुपा लेती है। तो ए किस चीज के लिए? तो ए ने जो वो हर्बर यानी संश्रय देने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। ये जो टिप्पणी है, रिमार्क है, वो क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफेंस के बाद में जो कॉलरेज थे जस्टिस उनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है आपका, ए एवं उसके 4 साथियों ने बी के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और बी को उपत्तिकारित की यानी हर्टकारित किया। वहां के अंतेवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लिए लौट गए। तो ये आपका 86 नंबर क्वेश्चन। तो वे दोषी हैं किस चीज के? वे आपका, क्योंकि 4 साथी और ए तो टोटल कितने हो गए? 5। तो ये डकैती के लिए दोषी हो गए। अब चोरी आपको पहले ही अभी बताया है 303 क्लॉज 1 में है। लूट आपका 390 यानी 309 क्लॉज 1 है BNS। उसके बाद डकैती आपका
जो 391 था वो 310 क्लॉज 1 है, और आपराधिक दुर्विनियोग 403 आपका 314 हो गया। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। कोई विवाहित व्यक्ति जार कर्म एडल्ट्री का अपराध करता है यदि वह इंटरकोर्स करता है तो वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहिता के साथ में। नेक्स्ट है आपका अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो ये जो कहा गया था वो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद है, उसमें कहा गया था, पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से जिसे जाना जाता है केस को। नेक्स्ट है 89, निम्न में से कौन सा केस रेप से संबंधित है? तो रेप से संबंधित आपका कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य का केस है। नेक्स्ट है आपका आईपीसी की किस सेक्शन में फिरौती के लिए व्यपहरण यानी फिरौती के लिए किडनैपिंग का उपबंध है? तो ये आपका सेक्शन जो है वो हो गया 364A, और 362 जो है वो आपका बीएनएस का 138 है, और 363A जो है आपका वो 139 है, और आपका जो 364 है वो आपका कौन सा हो गया 140 क्लॉज 1, और 364A हो गया आपका 140 क्लॉज 2। नेक्स्ट है आपका 91, सहमति से कार्य क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो ये 87 से रिलेटेड है, जो कि प्रेजेंट में बीएनएस में आपकी 25 है, और 90 आपकी 28 है, और 92 आपकी 30 है, यानी इसको 14 से 44 और आपका 76 से 106 ये आईपीसी है, और ये आपका बीएनएस है। तो इससे कोरिलेट करके कर सकते हो, यानी 76 और 87, तो यहाँ पे कितने हो गए 11 का डिफरेंस हो गया, और 14 में 11 जोड़ेंगे तो वो 25 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। तो ये आपका जो है वो 84 जो सेक्शन है आईपीसी का उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, जो कि प्रेजेंट में 22 बीएनएस है। नेक्स्ट है आपका तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है, ये इसका कारण बता रहा है। तो यहाँ पे इसका कारण तो बन नहीं रहा है, दोनों सेक्शन अलग हैं। तो ये आपका तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है, ये 76 और 79 जो है आपका उनसे रिलेटेड है, और 76 आपका किस में हो गया 14 में। तो आपका स्टेटमेंट ये दोनों जो है वो सही हो गए, लेकिन उसका वो कारण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बी को यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। अब बताना है कि ये जो है कौन सा अपराध है। तो ये आपका जो है वो हमला हो गया, और हमला आपका ये कौन सा जो हो गया 130, जो कि पहले आपका 150 में था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 350 में आपराधिक बल और 351 में हमला, मतलब इस तरह से है। और आपराधिक अभित्रास आपका 316 बीएनएस, 316 का क्लॉज 1 बीएनएस। नेक्स्ट है आपका केस से रिलेटेड है, मैचिंग में पूछा है। तो आर बनाम गोविंदा का केस आपका मर्डर से रिलेटेड है, और जो महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज, एमएन नहीं है एमएच जॉर्ज, ये है यहाँ पे। तो ये आपका जो है मेंसरिया से रिलेटेड है। महबूब शाह बनाम एम्परर का जो धारा 34 जो है उससे रिलेटेड है, यानी आपका कॉमन इंटेंशन, और मैकनाटन आपका चित्त विकृति। तो ये आपका 3, 4, 2, 1 इससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद में जो 34 है इसमें, वो 34 है आपका, यहाँ 35 लिख दो। तो 34 जो है वो बीएनएस में 35 है, 35 मतलब 3 का 5, यानी सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका 95, आईपीसी की कौन सी धारा जो है वो वॉलंटरी जो मत्तता होती है, ड्रंक जो की जाती है, उससे रिलेटेड है। तो ये आपका 86 हो गया वॉलंटरी, और 85 इनवॉलंटरी, स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक। 84 अब ये आप लगा ही लोगे 14 से 44, 76 से 106 वाला जो प्रोविजन है उससे कोरिलेट करके, यानी 84 आपका 22 हो गया, 85 23 हो गया, फिर यहाँ पे 24 हो गया, और यहाँ पे ये 25 हो गया। नेक्स्ट है संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। तो संपत्ति के जो विरुद्ध अपराध है वो आपराधिक न्यास भंग है। नेक्स्ट है आपका
मानहानि जैसे यहाँ पे 499 है तो वो अब प्रेजेंट में बीएनएस में 356 क्लॉज 1 में है। सैदोष परिरोध जो आपका वो 339 में है। ये आपका मतलब 339 आईपीसी में, क्योंकि बीएनएस में अब ये किस में है 126 में। और आपराधिक न्यास भंग जो है आपका वो 316 बीएनएस क्लॉज 1। तो इस तरह से हो गई है जो 405 में था आईपीसी में। नेक्स्ट है आपका कौन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है। मान्य प्रकार का दंड कौन सा है, तो जुर्माना जो है वो है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है वारंट के बिना। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। आईपीसी के किस सेक्शन में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है, तो ये आपका 304 बी यहाँ पे हो गया, यानी दहेज मृत्यु जो है। अब ये 300 आपका कौन सा सेक्शन है, 101 बीएनएस। 302 आपका जो है वो 103 बीएनएस। 304 आपका 105 बीएनएस और 304 बी आपका 80 बीएनएस। नेक्स्ट है ए और बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, तो वे किस अपराध के दोषी होंगे, तो वे आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के। आपराधिक षड्यंत्र यानी 120 ए जो है आपकी वो 61 क्लॉज 1 में है, यानी 2 में आपका 120 बी हो जाएगा 61 के क्लॉज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 निम्न में से किस अपराध के विरुद्ध सम्मति यानी सहमति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। सम्मति नहीं है यहाँ पे, संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। ये आपका जो सेक्शन है ये आपका जो 101 है संपत्ति है ना, तो 103 हो जाएगा यहाँ पे। संपत्ति के अभिरक्षा में मृत्यु कारित करना 103। और उसको 76 से 106 आपका जो प्रोविजन है उसको 14 से 44 का प्रोविजन आप इससे कोरिलेट करके कर सकते हैं। जैसे 76 में 24 जोड़ेंगे 100 हो गए और 3 यहाँ पे हो गए, 24 और 3 27 और 14 में 27 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 41। तो 103 आपकी किससे रिलेटेड हो गई 41 से। यहाँ पे है तो किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, तो ये आपका लूट में। अब चोरी का हमने बता दिया, ये सारे अपराध जो है इसमें हो चुके हैं, बस आपराधिक अत्याचार जो है वो 329 क्लॉज 1 है, बाकी के अपराध इसमें हो चुके हैं। 390 लूट है तो ये बीएनएस में 309 क्लॉज 1 है। चोरी 378 में है आईपीसी में, तो यहाँ पे 303 क्लॉज 1। और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग जो 403 में है वो 314 बीएनएस। नेक्स्ट है आपका ए हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और ये जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। बी उसकी गाड़ी से मारा जाता है, तो ए किस अपराध का दोषी है, तो ये उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है और ये धारा 304 ए जो है उसमें है। और जो बीएनएस है उसमें ये सेक्शन में जाएगा 106 में। उसके बाद जो नेक्स्ट हत्या आपको बताई दी 101 बीएनएस, और जो गंभीर उपपत्ति है घोर उपपत्ति आपका वो 116 बीएनएस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका चित्त विकृति अनसाउंडनेस अभिव्यक्ति आईपीसी में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः से पागलपन के समानांतर माना जाता है। आईपीसी की धारा 84 यानी प्रेजेंट में 22 इसके अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन साबित करना होता है, न कि चिकित्सीय पागलपन। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था, तो सुरेंद्र नाथ मिश्रा बनाम झारखंड राज्य का केस है 2011 का। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है। संपत्ति का जो परिधान होता है डिलीवरी होती है वो किस में होती है, एक्सटॉर्शन में
ये उद्यापन है, एक्सटॉर्शन, जो कि 308 बीएनएस में है, 308 क्लॉज 1 में। उसके बाद में संपत्ति को लेना चोरी में होता है, 378 आईपीसी और 303 एक बीएनएस। संपत्ति को न्यस्त करना, एंट्रस्ट करना, तो आपराधिक न्यास भंग में होता है, 405 यानी 316 क्लॉज 1 बीएनएस। और स्वयं के लिए प्रयोग के लिए संपत्ति को जो है प्रयोग कर लेना, उपयोग कर लेना, आपराधिक दुर्विनियोग यानी 403, तो प्रेजेंट में बीएनएस 314 है। तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति का प्रदान 4, 3, फिर 1, 2, 104 का 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है अवैध। इलीगल शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, सही है। विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, ये भी सही है। सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, ये भी सही है। तो ये चारों ही सही हो गया, यानी क्वेश्चन उपयुक्त सभी। और ये इलीगल की परिभाषा आईपीसी में 43 में दी हुई है, जो कि प्रेजेंट में 215 में बीएनएस में दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 106। एक बक्से में जो बी का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में ब चोरी के लिए दोषित ठहराया जाए, तो ये किस धारा में पनिशेबल है? तो ये आपका 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। तो ये आपका 192 जो कि बीएनएस में 228 है, 191 में आपका 227 हो गया और 193 में आपका 229 हो गया। नेक्स्ट है आपराधिक मानववध, जो कि हत्या नहीं है, की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, तो नहीं, ये 299 में आ गया। और 299 आपका कौन सा हो गया? 100। और 302 आपका 103 हो गया और 300 आपका 101 हो गया। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है ये कह रहा, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आवश्यक नहीं है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो आवश्यक होते हैं। ये 120 ए है आपका आईपीसी का, जो कि 61 क्लॉज 1 है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपनी असाधारण अधिकारिता का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। तो ये 2011 में किस केस में कहा गया था? तो ये मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य का केस है, उसमें कहा गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो ये आपका मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस। नेक्स्ट है आपका 303, हमने अभी पीछे पढ़ा है बीएनएस से कोरिलेट करके। अब पुलिस रेगुलेशन के क्वेश्चन है, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन के, वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत में भगौड़े अपराधी का नाम भगौड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो ये आपका जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो निकाल सकता है। नेक्स्ट है पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत में जो पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी जो वो कौन होता है? तो वो हेड कांस्टेबल होता है। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 103, इसके अनुसार सीआरपीसी की धाराओं 154 और 155 के द्वारा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के सभी रिपोर्ट्स को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्वाधीन है? तो ये आपका जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है वो है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम जो वो दिए गए हैं? तो ये आपका जो 129 से 146 पैरा है इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन। पुलिस एक्ट के अंतर्गत में संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? तो संपत्ति यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें आपका जो संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक होता है वो शामिल है। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र
देने के लिए स्वतंत्र होगा, जबकि वह अपने इसे वरिष्ठ यानी सीनियर ऑफिसर को इस आशय की लिखित सूचना देता है जो कि 2 माह से कम अवधि के लिए, 2 माह से एन्यून अवधि के लिए। रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की जो नियुक्ति है वो किस धारा में दी गई है? तो धारा 14 में। नेक्स्ट है आपका, एक ग्राम पुलिस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम पुलिस की जो नियुक्ति है वो डीएम करता है। नेक्स्ट है, पुलिस एक्ट की कौन सी धारा जो है वो रिपील्ड नहीं की गई है? तो ये कौन सी नहीं की गई है? 37 नहीं की गई है, 38, 39 और 40 ये रिपील्ड कर दी गई है, और 11 भी है इसके साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुलिस एक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में प्रावधान करती है? तो ये धारा 17 है। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, पुलिस रेगुलेशन के अंतर जो इतिवृत्ति पत्रक होता है, हिस्ट्री शीट जो होती है, उसके कितने वर्ग बनाए जाते हैं? तो इसमें 2 वर्ग जो है वो बनाए जाते हैं। कैक है पुलिस रेगुलेशन, जो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ था? तो ये 1 मई 1939 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, दुष्चरित्रों के विनियमन और निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियम के किस चैप्टर में दिए गए हैं? तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 20 है उसमें है। नेक्स्ट है आपका 125 नंबर क्वेश्चन, पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस थाने का जो भार साधक होता है वही रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी होता है। अब नेक्स्ट है, यहां से एविडेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। एविडेंस के किस चैप्टर में विबंध एस्टोपेल का उपबंध है? तो वो चैप्टर नंबर 8 है आपका, जो कि 115 से 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में है, और प्रेजेंट में बीएसए में वो 121 से लेकर 123 तक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा, अशिष्ट और कलंकात्मक जो प्रश्न है वो किस धारा में है? 151 में। और साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप जो वो धारा 155 में है। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए जो आश्रित प्रश्न है वो आपका धारा 152 में, और पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न वो 154 में। तो इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे जो 151 है आपकी वो 154 है बीएसए में, 152 155 हो गई, और 153 अगर इसमें होती तो 156 हो जाती, और 154 आपकी 157 हो जाएगी, और 155 आपकी 158 हो जाएगी। तो एक क्रम से हमने 151 से 155 तक हो गया। तो अब इसका आंसर हो गया 4 1 2 3। नेक्स्ट है कि एविडेंस की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य हियर से एविडेंस साक्ष्य नहीं है इसके सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? तो धारा 60। अब धारा 60 जो प्रेजेंट में बीएसए में वो 55 है, 64 आपकी 59 है, 91 आपकी जो है वो 94 है, और 92 आपकी 95 है। नेक्स्ट है, दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्षियों के द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये सारे ही जो है वो सही है, क्योंकि साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व महसूस नहीं करता, क्योंकि सत्यता हल्की और कम हो जाती है, क्योंकि कपट के खेल के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। तो ये इसका जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है कि प्रति परीक्षा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो जो उसकी सत्यवादिता को परखने के लिए हो, सही बात है। यह पता लगाने के लिए हो कि वह कौन है, तो ये भी सही है। उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी इसमें हो गया। और एक सेक्शन 146 जो एविडेंस का था उससे रिलेटेड है, जो कि बीएसए में वो 149 है। नेक्स्ट है, एविडेंस की कौन सी धारा जो प्राइमरी एविडेंस से संबंधित है, प्राथमिक साक्ष्य से? तो धारा 62। अब 62 आपकी जो है वो 60 आपकी कौन सी हो गई? 55, और 62 है आपकी 57, 66 आपकी 64,
और 64 आपकी 59। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कौन सी सेक्शन से अपराधी से संबंधित है, एकम्प्लिश से। तो ये आपका जो है सेक्शन 133, जो कि प्रेजेंट में BSMO 138 है, और 141 आपका हो जाएगा 146 ए लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड, 135 आपका 140 BS है, और 32 आपका 26 BS है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का जो केस है वो किससे संबंधित है, तो वो कन्फेशन से संबंधित है, और ये धारा 27 से रिलेटेड है, एविडेंस से, और जो कि 23/2 के परंतुक में 27/2 है, इससे रिलेटेड है। ये BSE की 23/2 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, तो मौखिक साक्ष्य वो जो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है, तो न्यायालय की परमिशन से। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु जिसके उपबंध के अनुसार साबित की जा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को किसके द्वारा साबित किया जाएगा, धारा 65B के अनुसार। अब 65B जो है वो कहां पे है, तो पहले 65 जो है 64A से देखते हैं। 64A आपका जो है वो हो गया 65 आपका कितना है 60, 65 आपका कितना हो गया यहाँ पे 60, तो 64A कितना हो गया 59, और 67A आपका 66, और 64A तो है ही नहीं इसमें सेक्शन, ये क्यों लगा रहे हैं, 64A तो एविडेंस में सेक्शन ही नहीं थी। 65 आपका 60 हो गया, 67A आपका जो वो 66 हो गया, और 65B आपका 63 हो गया। आंसर इसका 65B है। नेक्स्ट है ए ने बे की हत्या की है, ए पर हत्या का आरोप है, इस केस में सबूत का भार जो किस पर है, तो सबूत का भार राज्य पर है। ए ने बे की हत्या की है, तो बे की हत्या की है, तो इसमें पीड़ित कौन हो गया बे। अब ए पर हत्या का आरोप है, इस बात में सबूत का भार, तो प्रोसिक्यूशन कौन हो गया बे, यानी स्टेट हो गया प्रोसिक्यूशन अभियोजन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 138 एविडेंस की किस सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा है, तो ये आपका जो 81A है उससे रिलेटेड है, और 81A आपकी जो BSA में है वो 81 है, और उसके बाद में जो 85 है आपकी 85A ये 85 में है, 85B आपका 86 में है, और 88 आपका 90 BSA में है। नेक्स्ट है एविडेंस के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में है, तो 45 से 48 में। तो वैसे कहां से कहां तक है विशेषज्ञों की राय से संबंधित, वो 45 से 51 में है, जो कि अब BSA में वो 39 से लेकर 45 तक है। नेक्स्ट है कौन सी सेक्शन सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है, तो सेकेंडरी एविडेंस से 63 है। अब 62 प्राइमरी एविडेंस से संबंधित है, तो ये 57 हो गई, और ये 58 हो गई, 60 आपका 55 हो गया, और 80 आपका 79 हो गया। नेक्स्ट है आपका 141 कौन सा केस DD यानी डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित है, तो इसमें आपका क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का जो केस है, और DD आपका 32 है एविडेंस का, जो कि BSA का 26 हो गया। किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां जो हैं वो क्या है, तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस है, और ये सेकेंडरी एविडेंस कहाँ है 63 में, और जो BSA है उसमें कहाँ पे है, तो उसमें 58 में है। नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 14 के अंतर्गत मन की किसी दशा को कौन सी जो है प्रकट करती है, तो मन की दशा जो आशय को, ज्ञान को, सद्भाव को, तो सभी को जो है वो प्रकट करती है यहाँ पे। तो 14 आपकी जो है वो कौन सी हो गई सेक्शन 12 BSA, और यहाँ पे 12 है उसमें कौन कौन से दिए हुए हैं, मन की दशा को दर्शित करने वाले किंग रिग, नॉलेज, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, रैशनेस, इलविल और गुडविल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 144 कोर्ट की सहायता से उत्तर देना है। हस्तलेखन को साबित किया जा सकता है,
तो हस्तलेखन को लेखक के साक्ष्य के द्वारा सही है, विशेषज्ञ के मत द्वारा ये भी सही है, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा ये भी सही है, और धारा 73 के अंतर्गत में कोर्ट जो है वो तुलना करके भी कर सकता है, तो ये भी सही है, यानी चारों ही सही है। नेक्स्ट है एसर्शन यानी कथन है, रिश्तेदार और हितबद्ध साक्षी की गवाही पर न्यायालय विश्वास कर सकता है, तो ये बात सही है। क्यों कर सकता है? केवल रिश्तेदारी किसी साक्ष्य के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कर देती है, इसलिए न्यायालय जो विश्वास कर सकता है, तो ये तर्क भी इसका सही हो गया। तो 145 का जो है वो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि ए और आर दोनों सही है, और उसकी स्पष्टीकरण जो वो भी सही है। नेक्स्ट है अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है, तो ये पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल बाधवा का जो केस है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। नेक्स्ट है अपहरण और रेप के मामले में निरक्षर और गंवार युवती अभियोजिका के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामलों में कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहां तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा केस था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटे लाल का केस था। नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 8 जो है वो धारा 8 किन फैक्ट के संबंध में सुसंगति यानी रिलीवेंसी का नियम प्रतिपादित करती है? तो धारा 8 प्रेजेंट में बीएसए में वो 6 है, और इसमें कौन कौन से हैं? एम पी सी। एम मतलब मोटिव, पी मतलब प्रिपरेशन, और सी मतलब कंडक्ट। ये आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत है, ये बात सही है। पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, तो ये बात भी सही है। दांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य विसंगत है, तो ये गलत है। और शील शब्द के अंतर्गत केवल ख्याति आता है, ये भी गलत है। तो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है। अब सील के संबंध में साक्ष्य जो वो कहां से कहां तक है? तो वो 52 से 55 तक एविडेंस में है, और बीएसए में आपका जो है वो 46 से लेकर 50 तक है। तो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे 1 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब 4 पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं, 2022, 2019, 2015 और 2011। तो आप इन चारों को कर लीजिए। अभी 4 पेपर कम से कम और रह गए हैं। 2007 का है जो कि 2 पेपर हैं 2007 के, फिर 2006 का पेपर है, और उसके बाद 2002 का पेपर है। तो ये चारों पेपर और सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरह से आप जो है जब तक इनको कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।